वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो हम बात करने वाले हैं वंशागति के आणविक आधार पर बात करेंगे। आज के इस लेसन में मैं आपको वंशागति का आणविक आधार क्या है इसके बारे में आज बताऊंगा। बहुत ही इजी स्टेप्स होंगे, बहुत ही आसानी से आप हर एक चीज को समझ पाएंगे व जान पाएंगे। वंशागति जो शब्द है यह किस पर आधारित है, इसके क्या क्या बेस हैं, किस तरह से यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, आज उसके पूरी चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले एक शब्द आता है डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल जीवों में, सजीवों में कितने पाए जाते हैं, किस तरीके से होते हैं? तो इसके बारे में जैसे ही न्यूक्लिक अम्ल की चर्चा होती है, यह शब्द आता है हमारे सामने, तो दो बातें सामने आ जाती हैं। वह कौन सी बातें आती हैं सामने? सजीवों में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ये तो क्लियर हो गया कि यह न्यूक्लिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं? सजीवों में पाए जाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? दो होती है, जिसे क्रमशः हम डीएनए और आरएनए के नाम से जानते हैं। यानी हमें कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसे डीएनए और आरएनए के नाम से जाना जाता है, समझा जाता है या लिखा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे। डीएनए का पूरा नाम पिछली अध्याय में और पिछले लेसन में 11th में आपने इसको पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से, फिर भी मैं शॉर्ट में यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ। डीएनए का पूरा नाम जो होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है तथा आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ओके, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डीएनए के बारे में। जैसे हम डीएनए का नाम लेते हैं तो डीएनए में हमारे पास बहुत सी बातें सामने आने लगती हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक होता है। डीएनए की लंबाई न्यूक्लियोटाइड्स पर निर्भर करती है। अब एक क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में आ सकता है, कंपटीशन के एग्जाम में भी आ सकता है, नीट एग्जाम में भी आ सकता है कि डीएनए की लंबाई किस बात पे निर्भर करती है। तो आपका राइट आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड्स। यानी जो डीएनए की जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, वह हमेशा न्यूक्लियोटाइड्स पर डिपेंड होती है। अगर न्यूक्लियोटाइड्स नहीं तो फिर डीएनए की साइज नहीं, फिर डीएनए का अस्तित्व नहीं, ये तमाम चीजें आती हैं। अब एक बात और आती है सामने कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स किसका बहुलक है। ठीक है, तो ये चीज, और डीएनए की लंबाई न्यूक्लियोटाइड्स पर निर्भर करती है। इसको भी आप देखेंगे इसी सेशन में। एक जीवाणु भोजी में लगभग 5386 न्यूक्लियोटाइड्स मिले। यानी एक जीवाणु भोजी जो जीव है, सजीव है, उसमें जब एनालिसिस किया गया, जब देखा गया, तो उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स मिले। ठीक है, इसी तरह से मनुष्य में भी ये इसकी संख्या होती है। अगर मनुष्य में हम बात करें कि ये कितनी होती है, तो अगर इसके अगुणित डीएनए की हम बात करें तो ये जो देखा गया तो 3.3 × 10⁻9 क्षार युग्म होते हैं। अब देखो, इसी तरह से कई जीवों में कुछ अलग अलग डिफरेंट चीजें होती हैं। अब बात कर लेते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में डीएनए और आरएनए होते हैं। भाई ये बात तो क्लियर हो गई कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होगा? डीएनए होगा और आरएनए होगा। और क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से डियर स्टूडेंट? न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं, जिसे क्रमशः नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा तथा फास्फेट ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होते हैं, जिसे आप प्यूरिन्स और पायरिमिडीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे ही नाइट्रोजनी क्षार शब्द आए तो आप 2 शब्द जरूर समझ लेना कि ये बोला जा रहा है प्यूरिन्स और पायरिमिडीन के लिए, या प्यूरिन्स और पायरिमिडीन को दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? नाइट्रोजनी क्षार बोला जाता है।
ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा कुछ और चीजें हैं जिसे हम समझ लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग बार बार किया जाता है, ठीक है, जैसे एडेनिन है, थायमीन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, फास्फेट बैकबोन है। ये क्या चीजें हैं? अब ये शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं बार बार, इनका वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। और एक बात और आपको यहां बताना चाहूंगा, आपके नीट एग्जाम में इन शब्दों पर, इन प्रत्येक शब्दों पे क्वेश्चन बनते हैं और लगभग ये देखा गया हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में भी आपके हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो पहला शब्द जो आता है हमारे पास वह है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो जैसे ही डियर स्टूडेंट्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड शब्द आए तो आप एक बात एकदम बेझिझक समझना कि डीएनए और आरएनए की बात हो रही है। यानी डीएनए और आरएनए दोनों संयुक्त रूप से, इन दोनों शब्दों के लिए संयुक्त रूप से पॉलीन्यूक्लियोटाइड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें इसके गुण धर्मों के बारे में, इनकी संरचना के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जानते हैं। यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड शब्द हमेशा डीएनए और आरएनए, ठीक है, के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। एक शब्द है। दूसरा शब्द है पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा का प्रयोग कब होता है? यह शब्द का प्रयोग किया जाता है आरएनए के लिए रिबोस तथा डीएनए के लिए डीऑक्सी रिबोस का प्रयोग होता है। पेंटोज शर्करा शब्द जो है आरएनए और डीएनए के लिए होता है, लेकिन पेंटोज शर्करा जब आरएनए के लिए प्रयोग होगा तो यहां पर वह रिबोस शब्द का प्रयोग होगा। और अगर यह डीएनए के लिए प्रयोग किया जाए तो वहां पर होगा क्या, डीऑक्सी रिबोस होगा, ठीक है। चलिए अब प्यूरिन्स, जैसे ही प्यूरिन्स शब्द आएगा, तभी पिछले टॉपिक पे आपने देखा था, यह दो शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका नाम क्या है, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन आप दिए गए स्क्रीन पे देख सकते हैं। ग्वानिन जो है कुछ नीले कलर की दिखाई दे रही है डीएनए में, ठीक है। और एडेनिन जो है वह आपकी जो दिखाई दे रही है स्क्रीन पर हरे रंग की दिखाई दे रही है। यानी प्यूरिन्स एडेनिन और ग्वानिन को शो करने के लिए या दर्शाने के लिए हम प्यूरिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जहां भी प्यूरिन शब्द इस्तेमाल होगा तो वहां पे आप बिल्कुल आप समझना कि एडेनिन और ग्वानिन की बात हो रही है, ठीक है। प्यूरिन्स इट मींस एडेनिन एंड ग्वानिन, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड है आपका पायरिमिडीन। अब ये पायरिमिडीन क्या होता है? तो पायरिमिडीन शब्द जो है तीन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये तीन शब्द है। अब देखो थाइमिन है, साइटोसिन है और फिर क्या है, यूरेसिल है, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो साइटोसिन, अब इसमें से एक शब्द लेते हैं, साइटोसिन का क्या मतलब है? तो साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में होता है। यानी साइटोसिन का जो इस प्रयोग किया जाएगा वह डीएनए के लिए भी होगा और आरएनए के लिए भी होगा। साइटोसिन जो होता है डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। थाइमिन, थाइमिन जो है केवल डीएनए में मिलता है। एक बात, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन बनेगा आपका कि थाइमिन केवल डीएनए में बनता है। आपसे क्वेश्चन हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि क्या आरएनए में थाइमिन पाया जाता है? जवाब आपका होगा तो आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। किसमें होता है? डीएनए में होता है। तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होते हैं। तो डियर स्टूडेंट एक शब्द और है जिसे कहते हैं यूरेसिल। यूरेसिल जो है यह केवल आरएनए में मिलता है। किसमें मिलता है? केवल आरएनए में मिलता है। तो यूरेसिल का जो है हमेशा जब यूरेसिल शब्द की बात आए तो आप ये समझ लेना कि ये किसके लिए बात चल रही है? आरएनए के लिए। यानी यूरेसिल और आरएनए दोनों को के लिए बात चल रही है। तो आई होप कि ये शब्द आपको इस टॉपिक को समझने में काफी मदद करेंगे और आप इसे जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब आप समझ गए कि इसका मतलब क्या हुआ? डीएनए और आरएनए। पेंटोज शर्करा का मतलब क्या हुआ? ये शब्द जो होता है दो के लिए प्रयोग होता है। आरएनए में रिबोस हो जाएगा और क्या हो जाएगा? डीएनए में डीऑक्सी रिबोस हो जाएगा।
प्यूरिन का मतलब क्या हो, प्यूरिन्स जो होते हैं दो, एडेनिन और ग्वानिन के लिए प्रयोग होता है। पायरिमिडीन जो होगा साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। साइटोसिन केवल क्या कि अगर हम बात करें तो डीएनए और आरएनए दोनों में होगा। थाइमिन केवल डीएनए में होता है और यूरेसिल केवल आरएनए में होता है। तो इन शब्दों को आप समझिएगा और बहुत ध्यान से इन्हें एग्जाम में राइट करिएगा, क्योंकि ये सारे शब्द लगभग मिलते जुलते हैं। अब इनके नाम जरा देख लीजिए, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल, ये सब नाम जो है, लेकिन हाँ इनका अपना अलग महत्व है और इसी के अकॉर्डिंग हम इसे डीएनए के श्रृंखला को समझ पाते हैं या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को समझ पाते हैं या पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होता है, जो चेन होता है, उसको हम समझ पाते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट टॉपिक पे फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।